हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड या फिर जिसका सब्जेक्ट कोड है BECC 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक नंबर फर्स्ट यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के यूनिट नंबर 2 के बारे में, जहाँ पे हम समझेंगे कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है और डिटेल में बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी के बारे में। और उम्मीद है आप सब लोग जो है बिल्कुल ध्यान से हर एक टॉपिक को समझोगे। और दूसरा वो क्या कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो यूनिट नंबर 1 था वो मैं कवर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, और उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही कवर करते आ रहे हो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कंसेप्ट फिजिकल पॉलिसी को, और ये भी समझेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे फिजिकल पॉलिसी को यूज करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखती है और इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाती है, GDP में ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, या फिर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी के बारे में। तो अगर मैं आपको फिजिकल पॉलिसी समझाऊं तो इसका मतलब पता क्या होता है। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जहां पे गवर्नमेंट जो है ना वो अपने एक्सपेंडिचर को और अपने रिवेन्यू अपनी इनकम्स को प्लान करती है और उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी के लिए काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं जो गवर्नमेंट है वो बहुत से प्रकार के काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखें पब्लिक पार्क्स बनाना, पब्लिक हॉस्पिटल क्रिएट करना, पब्लिक स्कूल्स बनाना, यूनिवर्सिटीज बनाना, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, और भी अदर गवर्नमेंट के हैं बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जब इतने सारे खर्चे करेगी तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए ना, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होनी चाहिए। क्या गवर्नमेंट खुद पैसा कमाती है? नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट लोगों के लिए ही काम कर रही है तो गवर्नमेंट लोगों से टैक्स भी ले सकती है। तो गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है और उस टैक्स के बदले में, यानी कि टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और उसी टैक्स को अलग अलग एक्सपेंडिचर्स के लिए प्लान भी करती है। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट का मेन काम, और यहीं पे गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी यूज करती है, ठीक है। अब फिजिकल पॉलिसी भी दो तरह की है, एक्सपेंशनरी भी है और कॉन्ट्रैक्शनरी भी है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे बिजनेस या फिर इकोनॉमी एक्सपेंड करनी है तो गवर्नमेंट जो अपने खर्चे को बढ़ाती है ताकि गवर्नमेंट और ज्यादा ध्यान देगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, पब्लिक की फैसिलिटीज पे, हेल्थ पे, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज वगैरह पे, बिजनेसेस पे। तो मल्टीपल चीजों पे गवर्नमेंट फोकस करती है जब गवर्नमेंट को इकोनॉमी एक्सपैंड करनी होती है। वहीं पे जब गवर्नमेंट को लगता है कि ऑलरेडी हमारी कंट्री बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रही है, कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड पहले ही बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को कट करने की कोशिश करती है, ठीक है, अपने पैसे को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने और पैसा बांटा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो वो इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छी बातें नहीं होती। यानी कि गवर्नमेंट जो है बिजनेस को इकोनॉमी को, ठीक है, बिजनेस तो करती ही है, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज करती है, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी यूज करती है, ठीक है। तो समझते हैं कैसे कैसे ये यूज किया जाता है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो हमें वो देखना है, यानी कि क्यों फिजिकल पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, कि कब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाती है, ताकि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, GDP बढ़े। इन सब चीजों पे गवर्नमेंट काम करती है। वहीं पे जब गवर्नमेंट को लगता है कि अरे ये इकोनॉमी तो पहले ही बहुत एक्सपेंड हो चुकी है और ज्यादा नहीं बढ़ानी है, तो अपने खर्चों को कम करती है। तो फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। दूसरा, आउटलाइन द 2 मेजर टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। हमें 2 मेजर टाइप समझने पड़ेंगे फिजिकल पॉलिसी के अलोंग विद इट्स इंप्लीकेशंस। और साथ में भी देखना पड़ेगा कि उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। जैसे मैंने बात की थी ना एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी के बारे में, डीप में बात करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, रिव्यू द फिजिकल पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन सी फिजिकल पॉलिसी फॉलो की जाती है सिंस इंडिपेंडेंस से ही, विद एन एम्फेसिस ऑन चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन इट्स ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म ईयर्स।
ठीक है, कि जो चेंजेस हुए हैं पोस्ट रिफॉर्म ईयर से, यानी कि देखो कोई भी पॉलिसी बनने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वो पॉलिसी पर जो बन गई वही इंप्लीमेंट होती रहेगी, वैसे ही काम होता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पॉलिसी बनने का मतलब क्या होता है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही है, इकोनॉमिक सिनेरियोज चेंज हो रही है, तो पॉलिसी में भी चेंज लाया जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक सिचुएशंस के हिसाब से ही पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है। इसके बाद क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। हम फिजिकल पॉलिसी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हम फिजिकल पॉलिसी में यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स फिजिकल डेफिसिट। हमें अलग टर्म समझनी पड़ेगी, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट हो, रिवेन्यू डेफिसिट हो एंड प्राइमरी डेफिसिट हो, ये अलग टर्म्स हैं, इसे हम देखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं फिजिकल डेफिसिट के बारे में, फिर बजट डेफिसिट के बारे में, तो समझ जाना डेफिसिट का मतलब पता है क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जनरली जो है ना गवर्नमेंट अपना बजट घाटे का बनाती है, घाटे यानी कि लॉस का, डेफिसिट का। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमारे पास रिवेन्यू कम आने वाला है और हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, हमें एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा। अब बात ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पैसा है ही नहीं और हमें खर्चा करना है, रिवेन्यू है ही नहीं, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो गवर्नमेंट करती है ऐसा। तभी तो हमारी कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा डेट जो है वो चढ़ता जा रहा है उधार लेके। क्योंकि मान लेते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हमें भी अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है, जो कि एक बहुत बुरी हैबिट होती है जिसकी वजह से हम डेट ट्रैप पे फंस जाते हैं। आजकल चीजें थोड़ी सी हो भी गई हैं ऐसी कि हमें दुनिया भर के बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जिन चीजों का हमें यूज भी नहीं है वो सब चीजें हमें जबरदस्ती बार बार दिखाई जाती हैं ताकि हम अट्रैक्ट हों, उन्हें खरीदें और कहीं ना कहीं से ईएमआई के झंझट में फंस जाएं। ईएमआई, ठीक है, डेट ट्रैप, इन सब चीजों में क्या हो जाए, फंस जाएं। और इन सब चीजों में भाई मेरे भाई बता रहा हूं, एक्सपीरियंस किया है अपने इसी एज में कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम एक बार फंस जाते हैं तो। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, ठीक है, जिन्होंने डेट ट्रैप में ऐसा फंस गए कि देखो, क्योंकि कहीं ना जब भी हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में आते हैं तो हमारी लाइफ का धीरे धीरे हर एक एस्पेक्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि डेट ट्रैप में अपने आप में फंसना, आप एक मान लो कि अपने पूरी लाइफ जो है, ठीक है, आदमी कहीं ना कहीं डर में रहता है कि कब भाई कर्जदार वापस कर्जा मांगने आ जाएंगे, कहीं मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, इनकम रुक गई तो क्या होगा, ठीक है, तो ये डेट कैसे चुकाया जाएगा, ये सब बहुत ज्यादा क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसे ही जब मैं बात कर रहा हूँ बजट डेफिसिट की, तो गवर्नमेंट भी उधार लेती है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। और आपको पता होगा कि हमारी जो, अगर आप लोग बजट वगैरह पढ़ते हो तो हमारी इकोनॉमी का, हमारी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, सिर्फ उस डेट का इंटरेस्ट पे करने में जाता है। और मैं एक चीज बताता हूँ इस चीज में, इसमें नुकसान किसका है, बात हमें क्या फर्क पड़ रहा है, गवर्नमेंट डेट में ना, गवर्नमेंट डेट में नहीं है, हम ही डेट में है, वो डेट हमारे ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि कल को जब गवर्नमेंट के ऊपर डेट बर्डन और बढ़ेगा तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी वो और ज्यादा इनकम टैक्स वसूले हम लोगों से। तो वो इनकम टैक्स कहां से जा रहा है, हमारे ऊपर ही तो आएगा। फ्यूचर में टैक्स बर्डन और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, वो हम लोगों से। अगर गवर्नमेंट को डेट चुकाना है तो वो हम लोगों से ही चुकाया जाएगा, और वो चुकाएगी कैसे, हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन इंक्रीज करके। जैसे आजकल आप देखोगे मल्टीपल टैक्सेशन क्यों लगते हैं, इतने सारे टैक्स बर्डन क्यों है इतने सारे इंडिया के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का रिवेन्यू लगातार घटता जा रहा है और एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है। वो अलग बात है कि काम सिर्फ कागजों पे होते हैं, स्कैम्स दुनिया भर के निकल जाते हैं कि भाई इस काम के लिए फंड गया था, वहां काम नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ पेपर वर्क में काम हो जाता है, रियलिटी में फिजिकली कोई काम हुआ ही नहीं होता, ठीक है। तो वही समझ नहीं आता कि भाई हाँ, पर गवर्नमेंट को शो कर रहा होता है भाई हमने यहाँ पे इतने इतने एक्सपेंडिचर्स किए हैं। तो ये चीज है। तो मैंने आपको ये 6 पॉइंट समझाए, इन 6 पॉइंट में अलग लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जिनके बारे में बिल्कुल डीप में बात करने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर फिजिकल पॉलिसी के अंदर। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन को, फिजिकल पॉलिसी के इंट्रोडक्शन को। तो फिजिकल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू टैक्सेस, जहां पे गवर्नमेंट अपने टैक्सेस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, मेन सोर्स ऑफ इनकम है किसका, गवर्नमेंट का। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग की बात करता है। जब इनकम की बात की है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ये तो बताएगी ना कि हम कहां कहां पे उस पैसे को खर्च करने वाले हैं। इसके अलावा बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, की वो गवर्नमेंट कहां कहां से बोरोइंग यानी कि पैसा उधार पे लेगी, ठीक है, फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबिलिटी को अटेन कर सके, एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली फिजिकल डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट को डेट पे डिपेंड रहना पड़ता है, पैसा उधार लेना पड़ता है, चाहे वो आरबीआई से उधार लेना हो चाहे वो वर्ल्ड बैंक से उधार लेना हो, उधार लेना पड़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑन एनी इकोनॉमी,
इज यूज। तो अगर आप इम्पैक्ट देखें किसका, फिजिकल पॉलिसी का किसी भी इकोनॉमी पे, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। दैट कैन बी गोज्ड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। उसको हम अलग अलग इंडिकेटर के जरिए चेक भी कर सकते हैं। वो इंडिकेटर कौन कौन से हैं देखते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से इंडिकेटर हैं। पहला क्या आता है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का लेवल क्या है हम इसे पता कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसी चल रही है। क्योंकि नेशनल इनकम एक तरह से आप मान लो कि जीडीपी ही मान लो। अब जिनको नहीं पता जीडीपी क्या होती है, भाई इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी गुड्स एंड जो भी सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई हैं, उन सब की फाइनल वैल्यू के सम को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लेवल का पता कर सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल भाई देश की हालत बता देती है। आज हमारे देश में देखो बेरोजगारी कितनी है इंडिया में, ठीक है भाई, इतने सारे कॉलेज ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, फिर भी जॉब्स की दिक्कत है, उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही, इतनी जॉब क्रिएट ही नहीं हो रही। या फिर ये कह सकते हैं हम यहाँ पे कि भाई हमें पढ़ाया ही वो जा रहा है, ठीक है, एज अ टीचर मुझे बात बोलनी पड़ रही है कि हमें पढ़ाया ही वो जा रहा है जिसका एजुकेशन का हमारे वर्क कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। हमारी वो स्किल्स डेवलप ही नहीं हो रही जो हमें काम करने में या फिर फ्यूचर में ग्रोथ करवाने में हमारी हेल्प होगी, ठीक है। ना हमें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाती है, आजकल वो कॉलेज का टॉपिक बन गया है। अब मैं जाके कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़ाता हूँ जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो भी सॉफ्ट स्किल्स हमें चाहिए, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट धीरे धीरे अब हो रही है, और वो भी सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि थ्योरी से किसी को भी कुछ नहीं आता। जब भी स्किल की बात करते हैं, स्किल हमेशा प्रैक्टिकली ही सीखी जाती है, लेकिन हमें सिर्फ क्या होता है, किताबी ज्ञान मिल गई कि जी ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेकिन रियल लाइफ में उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो डेवलप हो ही नहीं पाती वो चीज। तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं कंट्री की एक इकोनॉमी की हालत बता देता है। अगर ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं, इस बात का मतलब क्या है कि भाई ज्यादातर लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, उसकी फैमिली अच्छे से अपना गुजारा कर पाएगी। आजकल आप देखो कि इंडिया में ज्यादातर जो फैमिलीज हैं वो एक सिंगल अर्नर पे डिपेंडेंट है। अगर वहीं पर अगर मल्टीपल इनकम जनरेटर होंगे, मल्टीपल इनकम अर्नर्स होंगे, तो उनकी फैमिली कितना ज्यादा क्या हो जाएगी, डेवलप कर जाएगी, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड कितना ज्यादा राइज कर जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेशन, यही बहुत जरूरी है। अब महंगाई देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट डाटा क्या शो कर देता है कि भाई 4%, 6%, 8%, लेकिन असली में जब देखते हैं महंगाई बढ़ गई 12%, 14% ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि भाई ये फैक्ट है, हम जो चीजें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो चीजें क्या होती हैं, हम देखते हैं कि भाई किस अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, रेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है नेशनल इनकम, जिसको जीडीपी बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इन सब के जरिए हम चेक कर सकते हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी किस अकॉर्डिंग काम कर रही है। दूसरा, लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि सेविंग का लेवल कैसा है, क्योंकि जब सेविंग का लेवल ज्यादा रहेगा तभी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। एक इकोनॉमी के अंदर सेविंग क्या है, जैसे हमारी कंट्री जिसको सेविंग की कंट्री कहा जाता था, वो आजकल क्या हो गई है, डेट की कंट्री बनती जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेट पे बाय कर रहे हैं, डेट पे ही डिपेंडेंट हैं। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है, डेट सिर्फ ये नहीं होता कि हम कंजप्शन के डेट ले रहे हैं, डेट आदमी को पूरी तरीके से एक तरह से परेशान कर देता है। आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। जब एक पर्सन डेट ट्रैप में फंसता है, तो एक तो पहली बात वो हमेशा डरा रहेगा कि भाई कब कर्जदार वगैरह आ जाए, उसे लोन चुकाना है, कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर रिवर्स कंपाउंडिंग लग रही है उस पर्सन के ऊपर। अगर वही वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता, ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं उसे फ्यूचर में अच्छी वैल्यू मिल जाती, एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता, ठीक है। अब कई बोलेंगे भैया कल किसने देखा है, अपने आने वाले 30 साल किसने देखे हैं, 35 साल किसने देखे हैं। अरे भाई मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि सारी इनकम इन्वेस्ट कर दूं, पर एक अच्छा पोर्शन 10%, 20%, 30% इतना तो कोई पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है, मिनिमम 10% तो इन्वेस्ट कर ही सकता है, ठीक है। और अगर उतने की भी अगर कोई पर्सन SIP कर देता है, इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर देता है, या फिर गोल्ड में, सिल्वर में, अलग अच्छी अच्छी कमोडिटीज है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो वो अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी उसे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम इतना भी क्यों करें, हम सिर्फ ध्यान देते हैं इंस्टेंट प्लेजर पे, ठीक है, कि भाई जो कंज्यूम करना है अभी कंज्यूम कर लेना है। अब उसकी वजह से होता क्या है कि फ्यूचर का पूरा क्या होता है, सेक्रीफाइस। अगर फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल बर्डन आ गया तो हम डिपेंडेंट हो गए किसी ना किसी और के ऊपर, हमें कर्जा लेना पड़ेगा, हमने कोई एसेट्स बिल्ड ही नहीं कर रखी जहां से हमारा पैसा आ जाए हमारे पास। ऊपर से रिवर्स कंपाउंडिंग, क्या पैसा ले रहे हैं उधार पे, उसके ऊपर ब्याज भी तो भर रहे हैं, जहां पे हम उस पैसे को इन्वेस्ट करके ब्याज ले सकते थे, ठीक है, वहां पे हमें क्या करना पड़ रहा है, ब्याज बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सी दिक्कत आती है, किसकी वजह से, डेट की वजह से। तो लेवल ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट से भी पता लग जाता है कि हमारी कंट्री की क्या है, कैसी हालत है, ठीक है। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है।
इसके अलावा तीसरा, पोजीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम इसके जरिए पता कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की हालत कैसी है। तो ये सब क्या है, इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो इससे हम अपनी इकोनॉमी की जो हालत है उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद क्या आता है अगले पॉइंट में, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, कि जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, सिर्फ पैसा दिया जा रहा है। आजकल आपको बताता हूँ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है। गवर्नमेंट आजकल आपने देखा होगा फ्री बीज बांटने में लगी हुई है। फ्री बीज समझते हो ना आप सब लोग, क्या मुफ्त का भाई जो मर्जी बांटो, फ्री का बांटो। अरे क्यों भाई, लोगों को इस लायक काबिल बनाओ ना, लोगों को जॉब्स दो, जॉब क्रिएट करके दो, ताकि लोग भी प्रोडक्शन करें, पैसा कमाएं, वो खुद अफोर्ड कर लेंगे उन चीज़ों को, उन्हें जरूरत नहीं फ्री की चीज़ों की, ठीक है। लेकिन नहीं, और जनता भी ऐसी है, जनता सोच के अरे गवर्नमेंट हमें, ये वाली गवर्नमेंट अच्छी है, ये हमें ये चीज़ें फ्री में दे रही है, वो वाली गवर्नमेंट अच्छी है, वो इससे ज़्यादा चीज़ें फ्री में दे रही है। अरे ये नहीं पता भाई वो पैसा कहाँ से आ रहा है। गवर्नमेंट खुद पैसा कमाती है, टैक्सेस से ही आता है, और टैक्सेस हमारी जेब से ही जाता है। मतलब हमारी जेब से ही पैसा लिया जाता है, 100 रुपये 50 रुपये, मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, और उसमें से 10% 20% हमारे ऊपर ही फ्री बीज में खर्च कर दिया जाता है। और अगर मान लेते हैं फ्री बीज गवर्नमेंट डेट लेके भी कर रही है, उधार लेके भी कर रही है वो एक्सपेंडिचर्स, तो इस बात का मतलब भी क्या है कि फ्यूचर में टैक्स बर्डन हमारे ऊपर ही पड़ेगा, है ना। तो भाई ये नेता कभी कमाने तो वाले नहीं उस टैक्स को चुकाने के लिए, उस डेट को खत्म करने के लिए नहीं, वो डेट कहीं ना कहीं कभी भी निकलेगा, हमारी जेब से ही पैसा वो जाएगा। तो ये चीज़ लोगों को समझ में ही नहीं आती है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि भाई नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं इन्हें, जिनका कोई भी सिर पैर नहीं है, कोई डेवलपमेंट हो रही उनकी वजह से, फ्री वीज बांटना, सब्सिडीज प्रोवाइड करना। अब जो देखो डेट का जो इतना बड़ा बर्डन है, इस टाइम पे मैं डेट चेक कर रहा था, मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 24% जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, टोटल एक्सपेंडिचर का 24% एक्सपेंडिचर सिर्फ किसके ऊपर जाएगा, ब्याज भरने के ऊपर, जो भी हमारे ऊपर डेट चल रहा है, किसका, IMF जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस का, वर्ल्ड बैंक का, उनका 24% हिस्सा सिर्फ है ना हमारी GDP का कहाँ जाएगा, डेट पे करने में, उधार चुकाने में, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है 24%। सोच के देखो आपकी किसी की इनकम का सिर्फ 24% कहाँ जा रहा है, डेट चुकाने में जा रहा है, कर्जा चुकाने में जा रहा है। तो ये भी कोई क्या है, डेवलपमेंट थोड़ी ना है। तो कर्जा भी नहीं चुक रहा, कर्जा का ब्याज जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर मेनली ड्रिवन बाय एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। जब चलो ठीक है, डिफेंस एक जरूरी चीज है, क्योंकि भाई कब क्या पता कोई अटैक कर दे, ठीक है। दुनिया भर की मैं नाम ले लूंगा, टेररिज्म वाली कंट्रीज हैं, ठीक है, आती हैं हमारे देश के बेचारे जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम बिल्कुल सेफ यहाँ पे जिंदा हैं, ठीक है। कभी कोई अटैक सामने आता है, कोई अटैक सामने आता है, और पता नहीं हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं डिफेंस पे, फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अटैक हो ही जाते हैं। तो डिफेंस पे खर्चा होता है। इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं भाई, जो लोन ले रखा है ब्याज देना पड़ेगा, उस पर खर्चा हो रहा है। सब्सिडी मिल रही है लोगों को, उस पर खर्चा हो रहा है। वेल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होता है, जैसे रेलवेज डेवलप कर दिया, ठीक है भाई, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ है कि गवर्नमेंट ने एक बार के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, तो कहीं ना कहीं कुछ सालों तक वहां से लगातार पैसा आता रहेगा। तो रेलवेज हो गया, पोस्ट्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इसके अलावा सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज हो गई, ये भी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दिखाती है, पैसा आता है यहाँ से। एग्रीकल्चरल हो गया एंड एलाइड एक्टिविटीज, जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि हम सब जानते हैं प्राइमरी सेक्टर पे क्या है, डिपेंडेंट तो है हम सबके सब, भोजन के लिए तो सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि वो क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, तीनों आपस में क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते ही हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज हो गई, मिनरल्स हो गई, पावर, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक वर्क, ये सब क्या कहीं ना कहीं कैसे डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इनको बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। ये जो भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पब्लिक वर्क्स, तो इन्हें बोलते हैं मसली में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कि अगर हम यहाँ पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री डेवलप कर रही है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद क्या आता है, फिजिकल पॉलिसी हैज मेनी ऑब्जेक्टिव। फिजिकल पॉलिसी के दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, दुनिया भर के मतलब पहले हम 4 पढ़ते हैं, 4 है मेन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और पहला क्या है, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेस एंड बोरिंग। तो जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हम टैक्सेस और बोरोइंग्स को, ठीक है, कहीं ना कहीं किसमें चेंज कर रहे हैं, एक अच्छे पब्लिक एक्सपेंडिचर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं लोगों के टैक्सेस को और बोरोइंग्स को। और अच्छा भी है और अच्छा भी रहेगा अगर टैक्सेस का पैसा सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट वे से, पूरी ईमानदारी से अगर
पब्लिक एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट पे ही किया जाए तो। हाँ, अगर करप्शन से किया जाएगा तो आपने भी देखा होगा हमारे देश में, मेरे हिसाब से भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज पूरे हैं, ठीक है, बेस्ट जियोग्राफिकल सिचुएशंस है हमारे देश में, लेकिन फिर भी हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि भाई करप्शन बहुत ज़्यादा है, और जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा हमारा देश ऐसा ही रहेगा। और ग्रोथ के लिए इन चीज़ों से निपटना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेस एंड बोरोइंग्स। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल रखने में काम आता है, ठीक है, कि जब गवर्नमेंट को लगे कि भाई एक्सपेंडिचर क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों की एग्रीगेट डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर लेती है, कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी लॉन्च कर देती है कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहता है अगर एग्रीगेट सप्लाई सेम लेवल पे नहीं की जा पाती तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी था ना, कि मॉनेटरी पॉलिसी भी प्राइस को स्टेबल रखने का काम करता है, पर वो तो आरबीआई था, आरबीआई कंट्रोल करता मनी सप्लाई को। यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी के जरिए भी प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश करती है। इसके अलावा प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, यही नहीं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए, और ये भी एक जरूरी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जब ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आती है एक कंट्री के सिस्टम्स में, ठीक है, यानी कि जैसे आप देख भी रहे होगे धीरे धीरे हमारा जो इंडिया है वो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। अब तक तो मिक्स्ड इकोनॉमी था, अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है कि गवर्नमेंट का ही बहुत सारा रोल है अभी भी, कि गवर्नमेंट भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं गया है, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का काम जारी है कि ताकि कंट्री के अंदर एफिशिएंसी आए, काम अच्छे से हो, प्रॉफिट जनरेट हो, लोग पैसा कमा पाएं और जो इकोनॉमी है वो और तेजी से ग्रोथ कर पाए, डेवलप कर पाए। इसके अलावा फोर्थ और आखिरी पॉइंट कहता है रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। अब हम सब जानते हैं हमारे देश में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी कि अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, यानी कि इंडिया के मान लेते हैं 90% रिसोर्सेज मात्र 10% लोगों के पास है, और बाकी बचे 10% रिसोर्सेज पे 90% लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। तो भाई ये तो कहीं से भी अच्छी बात नहीं होती। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी यहाँ पे कम की जा रही है गवर्नमेंट के जरिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यहाँ पे लगाती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जिसकी जितनी इनकम उसको उतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, यानी जितनी ज़्यादा इनकम होगी टैक्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, जिससे होता क्या है कि अमीरों से पैसा लिया जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा लिया जाएगा और उसे खर्च किया जाएगा बाकी नॉर्मल लोगों की लाइफ पे, नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा सा संवारने के लिए, अच्छा करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए। क्योंकि जिनके पास पैसा जो अमीर है वो तो कर ही लेंगे अपने लिए, खुद के डेवलपमेंट खुद कर ही लेंगे, खुद अपने लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं, हर चीज़ डेवलप कर सकते हैं। दिक्कत किनको होती है? गरीब लोगों को, जो पुअर है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जो है ना उन पैसे को यूज़ करती है गरीब लोगों के ऊपर। तो वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलते हैं फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी क्वेरी बच जाए, कोई भी डाउट रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई भी सजेशन हो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।